प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस वीडियो में मैं अगला टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों के रोग। क्योंकि पीछे हम सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव करते आ रहे हैं, तो उसी में अगला पॉइंट ये है कि पौधों में भी जिस तरह से मनुष्यों में, जंतुओं में सूक्ष्म जीव अपना रोग फैलाते हैं, उसी प्रकार से पौधों के अंदर भी सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं। फसलों में बहुत सारे रोग होते हैं। आप सभी अधिकतर बच्चे जो हैं ग्रामीण परिवेश से हैं, पता है आपको कि फसलों के अंदर बहुत सारे जो है रसायनों का छिड़काव किया जाता है बीमारियों से बचाने के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। हम 4-5 रोग जो हमारे सिलेबस में है, मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। अन्यथा पौधों के और फसलों में बहुत ज़्यादा प्रकार के रोग होते हैं। जब सूक्ष्म जीव फसल के ऊपर अपना आक्रमण करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, तो क्या होता है? उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है। जो फल आता है उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है, पौधे मर जाते हैं। तो इस कारण उत्पादन को बनाए रखने के लिए, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसको बचाया जाना आवश्यक होता है, और इसीलिए उस पर विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है, या इस प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाता है जिसमें बीमारियां कम से कम। कौन कौन से मुख्य रोग हैं हमारे सिलेबस में? सिर्फ रोग हैं, और वो भी यही। और हमें ये करना है, जैसे गेहूं में गेहूं की रस्त, ये रोग का नाम है, और ये कवक के द्वारा फैलता है। और कवक मतलब इसका कारक जीव जो है वो कवक है। और फैलने का तरीका क्या है? या तो वायु के द्वारा आएगा या बीज के द्वारा आता है। बीज में उपस्थित होता है ये कवक, या फिर वायु के द्वारा फैल कर आता है। इसी तरह चावल में धान का ब्लास्ट नाम का रोग, ये भी कवक द्वारा फैलता है। कवक इसका कारक जीव है कहने का मतलब, और वायु के माध्यम से फैलता है। नींबू में नींबू कैंकर नाम का रोग होता है। जीवाणु के द्वारा, जीवाणु इसका कारक जीव है, और वायु के माध्यम से ये संचरित होता है, एक से दूसरे पौधे पर जाता है। भिंडी में भी भिंडी की पीत विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला है, और कीट इसको स्थानांतरित करते हैं, इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस प्रकार से ये मुख्य रोग हैं जो फसलों में होते हैं, पौधों में होते हैं, और ये उन फसलों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जिससे फसल की उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार से एक और प्रभाव, खाद्य विषाक्तता। सूक्ष्म जीव जो है भोजन के अंदर, जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन में यदि सूक्ष्म जीव हों, तो वो सूक्ष्म जीव उस भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। आपने देखा होगा कि भोजन लंबे समय तक रखा रहे तो खराब हो जाता है, उसका रंग भी बदल सकता है, उसका स्वाद भी बदल सकता है। आपने ब्रेड वगैरह के ऊपर फफूंदी लगी भी देखी होगी, अचार में फफूंदी लगी देखी है। इसी प्रकार से यदि हम रोटी को रखें 3-4 दिन तक नमी वाली जगह पे, फिर आप उसको तोड़ के देखिए, उसमें लंबे लंबे तार से धागे की आकार की संरचनाएं आ जाती हैं। ये सब, उसका स्वाद बदल जाता है। तो ये सब सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, और यदि वो भोजन हमारे अंदर हम खा लेते हैं तो वो विष हमारे अंदर चला जाता है, और इसे हम जो है विषाक्तन भोजन कहते हैं, और हमारे शरीर में वो विभिन्न बीमारियां भी फैला सकता है, और पाचन क्रिया को भी नष्ट कर सकता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन में उत्पन्न विषैले पदार्थ, ये खाद्य विषाक्तता कहलाता है। क्या है? खाद्य विषाक्तता।
भोजन में सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैले पदार्थ उत्पन्न करना खाद्य विषाक्तता कहलाता है। तो ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे पाचन प्रणाली को खराब कर देता है, यहाँ तक कि अधिक विष हो तो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें भोजन को जब भी हम भोजन पकाएं लगभग कोशिश करें ताज़ा खाएं या उसको ऐसे स्थान पर रखें, या तो बार बार गर्म या बहुत अधिक ठंडा करके रखें जिससे सूक्ष्म जीवों की उसमें वृद्धि ना हो और वो विषाक्त उसको ना कर सकें। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों भोजन का परिरक्षण। आपको पता है यानी कि खाद्य परिरक्षण भी कहते हैं हम इसको। खाद्य परिरक्षण का मतलब खाने वाली चीजों को परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण, खाए जाने वाली चीजों को सुरक्षित रखना सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से, सूक्ष्म जीवों से उसको सुरक्षित रखना, यह खाद्य परिरक्षण है। आप सभी ने देखा है कि यदि मैं दोबारा बताऊंगा, जैसे अभी बताया था कि अचार में फफूंदी लग जाती है, आपने देखा है। आपने देखा है कि अगर हम ब्रेड रखें तो कुछ दिनों बाद उसके ऊपर हरे या काले रंग के धब्बे आ जाते हैं। वो क्या है? फफूंदी लग गई है। इसके अलावा यदि रोटी को हम रखें नमी वाली जगह पे तो आप देखना उसमें तार से निकलने शुरू हो जाते हैं। फल, आप केला आपने खास तौर पे देखा होगा कि वो बहुत जल्दी गल सड़ जाता है। इसी तरह दूसरे फल, आम को रखिए कुछ दिनों के बाद देखना वो बहुत सड़ जाएगा, उसमें फफूंदी या अन्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से भोजन खराब हो जाता है। दूध भी अगर हम रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, आपको पता है, मतलब खराब हो गया, सूक्ष्म जीव उसमें अधिक उत्पन्न हो गए। तो सूक्ष्म जीवों से हम इस भोजन को किस प्रकार बचा सकते हैं? अगर सूक्ष्म जीव अब किसी भोजन के ऊपर अपना प्रभाव दर्शाते हैं तो या तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा, उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा, उसकी जो देखने का जो उसका पहले हम जिस तरह से वो दिखता था वैसा नहीं दिखेगा, अलग अलग होता हुआ दिखेगा। मतलब उसमें से बुलबुले निकलते हुए हो सकते हैं, उसमें कोई गंध अलग आ सकती है, उसकी गंध जो है वो बदल जाएगी। ये विभिन्न ऐसे प्रभाव हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भोजन खराब हो गया है। तो किस प्रकार से हम बचा सकते हैं? भोजन को बचाने के बहुत सारे उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? एक, नंबर 1 रासायनिक उपाय। इसमें हम क्या करते हैं? भोजन के अंदर विभिन्न रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इत्यादि डालते हैं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं? भोजन में परिरक्षक रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट,
सोडियम मेटाबाइसल्फेट। देखिए ये जो है रासायनिक पदार्थ है, ये हम जब डालते हैं इसमें, इनको एक उचित मात्रा में डाला जाता है, अधिक मात्रा इनकी खराब कर सकती है। तो सोडियम बेंजोएट से सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि रसायनों का एक निश्चित मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये रसायन भोजन के अंदर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न नहीं होने देते। अब ये इनका जो है भोजन को संदूषित नहीं होने देते। जैसे जैम, आपने फ्रूट जैम खाया होगा, स्क्वैश, आदि में सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न नहीं होने देते तथा भोजन सुरक्षित रहता है। तो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है भोजन इसमें। तो ऐसे पदार्थों को हम मतलब परिरक्षक कहते हैं। अब ये रासायनिक उपाय है कि हम ऐसे रसायनों का उपयोग करके भोजन के अंदर और उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। लेकिन ये सभी रसायन सभी भोजन के अंदर नहीं डाल सकते। अलग अलग भोजन में अलग अलग प्रकार का परिरक्षण हम करते हैं। इसमें एक शब्द आया परिरक्षक, पहले हम उसको कर लेते हैं कि परिरक्षक क्या होते हैं, फिर अगला पॉइंट करेंगे। परिरक्षक, परिरक्षक ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं अथवा रोकते तथा लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखते हैं, यानी खराब नहीं होने देते। खराब नहीं होने देते हैं, कहने मतलब भोजन को लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखते हैं। उन्हें परिरक्षक, आप ये कहिए उन्हें भोजन के परिरक्षक कहते हैं। जैसे नमक, तेल, और ऊपर हमने रसायनों के नाम वो भी लिख सकते हैं। सोडियम बेंजोएट
आदि, ये परिरक्षक है। अब नमक द्वारा परिरक्षण कैसे करते हैं? एक तो हो गया ये रासायनिक परिरक्षण, अब हम करेंगे नमक द्वारा परिरक्षण। देखिए, बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जिनमें हम अधिक नमक की मात्रा डालकर उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे अचार में अधिक मात्रा में नमक डाला जाता है, तो अचार क्या करता है, उस जिसका अचार होता है, जैसे आम का अचार डाला, नींबू का अचार डाला या मिर्च का अचार डाला, नमक अधिक मात्रा में डाला जाता है तो नमक उसमें से जल को अवशोषित करके बाहर निकाल देता है, जिसके कारण जल की मात्रा की कमी हो जाती है भोजन में, और कम मात्रा में सूक्ष्म जीव, कम जल में सूक्ष्म जीव अपना असर नहीं दिखा पाते हैं, और ना ही अधिक नमक की अधिकता के कारण भी वो उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी तरह से मांस और मछली को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी उसके ऊपर नमक लगा दिया जाता है, तो काफ़ी लंबे समय तक वो भी सुरक्षित रहते हैं। मछली को और मांस को सूखे नमक के बीच में दबा दिया जाता है। अगर नमक से कैसे करते हैं, तो उससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि नमक उसमें से अधिक जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। तो इसमें ये लिखेंगे, अधिक मात्रा में नमक भोजन से जल को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जैसे आंवला, मछली, मांस, अचार, किसी भी चीज़ का आदि। इसमें एक चीज़ जरूर लिख दीजिए आप, मछली व मांस को सुरक्षित रखने के लिए सूखे नमक में दबाया जाता है। क्योंकि सूखा नमक बच्चों उसमें से जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, और जल एक मुख्य कारण होता है भोजन में। जल की उपस्थिति उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का एक मुख्य कारण है। चीनी द्वारा परिरक्षण अगला है, तीसरा पॉइंट। चीनी भी इसी प्रकार से परिरक्षित करती है। आपको पता है मुरब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, वो चीनी के द्वारा ही परिरक्षण है। अधिक मात्रा में चीनी भोजन से जल का
अवशोषण कर लेती है, जिससे भोजन सुरक्षित रहता है। चीनी के घोल में आंवला, सेब आदि के मुरब्बे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा स्क्वैश है, जैम है, जेली है, ये भी चीनी द्वारा परिरक्षित किए जाते हैं। जैम, जेली, स्क्वैश, स्क्वैश रस होता है, चीनी द्वारा परिरक्षित किए जाते हैं। इसके बाद तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल और सिरके के द्वारा देखिए बेटा, आपको पता है अचार में तेल डाला जाता है, यही कारण होता है। सिरका, आप देखिए, आपने खट्टी मीठी भुजिया खाई है, उसमें सिरका होता है, वो उसको लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है और उसको खट्टा स्वाद भी देता है, क्योंकि सिरका खट्टा होता है। नींबू नहीं होता, उसमें सिरका होता है। तेल व सिरके में जीवाणु नहीं रह सकते, इसलिए इनका उपयोग अचार व अन्य खाद्य पदार्थों को के परिरक्षण में किया जाता है। इसके बाद गर्म एवं ठंडा करना अंतिम पॉइंट है हमारा। गर्म व ठंडा करना। आपने देखा होगा घरों में कि हम दूध को गर्म करते रहते हैं बार बार गर्मियों में, तो वो ख़राब नहीं होता है, या उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, बहुत ठंडा रहता है तो ख़राब नहीं होता है। क्योंकि अधिक तापमान और बहुत अधिक तापमान पर और बहुत कम तापमान पर सूक्ष्म जीव नहीं रहे, अधिकतर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, इस कारण भोजन जो है बच जाता है। देखिए, लुई पाश्चर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक इसी तरह से दूध को परिरक्षित करने की विधि बताई थी, जिसको हम पाश्चीकरण कहते हैं। तो पाश्चरीकरण क्या चीज़ है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर
उबाला जाता है, दूध 70 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है और उसको लगभग 15 से 30 सेकंड तक उबालते रहते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर एकदम ठंडा कर दिया जाता है, बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है। यानी कि उस उबलते हुए दूध को जो 70 डिग्री सेल्सियस पर है उसको एकदम बहुत ही कम तापमान पर रख दिया जाता है, और तापमान में ये एकदम बदलाव के कारण उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे दूध को हम पाश्चरीकृत दूध बोलते हैं, और इसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, और वो हम उसका उपयोग बिना उबाले कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं भोजन को बार बार गर्म करने, ठंडा करने से अधिकतर जीवाणु या तो क्रियाशील अक्रियाशील हो जाएंगे, क्रिया नहीं करेंगे, या फिर नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो भोजन खराब नहीं होता, दूध को गर्म करते हैं तो भी वो खराब नहीं होता, लेकिन अगर दूध को ना उबालें तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसी में ही हम कहेंगे पाश्चरीकरण। दूध को सत्तर डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 सेकंड तक गरम करके एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा उसमें कर देते हैं हम। बहुत कम तापमान पर ठंडा करना, पाश्चरीकरण कहलाता है। इस विधि से दूध में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तथा दूध सुरक्षित हो जाता है। देखिए, पाश्चरीकृत दूध को उबालने की जरूरत नहीं है, गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा ही बिना गर्म किए ही उपयोग में लाया जा सकता है। यह विधि लुई पाश्चर ने दी थी। किसने दी थी ये विधि? लुई पाश्चर ने। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में इतना ही, और एक लेक्चर और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का कहना माने, काम करते रहिएगा। थैंक यू।